नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। दहशत के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंधविश्वास ने एक मासूम की जान ले ली है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, अयोध्या के रुदौली में दिन दहाड़े ज्वेलर्स से लूटपाट की गई है। महिला ने तमंचे की नोक पर 26 ग्राम सोना उड़ाया। तमंचा दिखाकर महिला सोने का हार चेन लेकर फरार हो गई। घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरी महिला की तलाश अब की जा रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज में अब महिला की पूरी जो वारदात है वो कैद हुई है। आपको बता दें कि एक महिला जो ज्वेलरी शॉप में अब जाती है और उसके बाद चेन और गहने लेने के बहाने वहां पर लूटपाट की जाती है। अब इस लुटेरी महिला की तलाश की जा रही है। अयोध्या की तस्वीर है जहां रुदौली में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के साथ ये लूटपाट की घटना सामने आई है। तमंचे की नोक पर 26 ग्राम सोना उड़ा लिया गया। लूट कर ये महिला फरार हो गई है। बुर्का पहनकर ये महिला देखिए कैसे ज्वेलर्स के शॉप के अंदर एंटर होती है और इसके बाद वो कहती है कि मुझे जेवरात खरीदना है। और इसके बाद जब वहां पर ज्वेलर्स के द्वारा गहने दिखाए जाते हैं और इसी दौरान वो तमंचा निकालती है और इसके बाद तमंचे की नोक पर उसने लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गई। इसके बाद अब पुलिस इस लुटेरी महिला की तलाश कर रही है। कोतवाली रुदौली पर महेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दिया कि उसकी कस्बा रुदौली में ही महेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर आज दोपहर में एक बुर्का पहने हुए महिला आई थी। उसने इनसे गहने दिखाने के लिए कहा था। जब ये गहने दिखाते हुए शेष गहनों को वापस अलमारी में रखने के लिए मुड़े थे, तभी वह महिला काउंटर पर रखे हुए गहनों को लेकर के भाग गई थी। इनका ये भी कहना है कि महिला ने भागते समय इनको असलाह भी दिखाया था। इनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीमें लगाई थी। टीमों ने आसपास सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। इस महिला की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी तथा आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते बात अब झारखंड के हजारीबाग से इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई, जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर एक मां ने अपनी ही 13 साल की बेटी की बलि दे दी। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस की एसआईटी टीम ने किया। पुलिस ने इस जघन्य अपराध में शामिल मां समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव का है, जहां 24 मार्च 2026 की रात मंगला जुलूस के दौरान 13 साल की बच्ची अचानक लापता हो जाती है। परिजनों और ग्रामीणों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिपोर्ट देखिए। तंत्र मंत्र के चक्कर में कन्या बलि, अंधविश्वास का काला सच। झारखंड के हजारीबाग में महापाप, 13 साल की बच्ची की हत्या, अंधविश्वास के नाम पर कन्या बलि। माँ को ममता की मूरत कहा जाता है, लेकिन हम आपको जिस माँ के बारे में बताने जा रहे हैं वो माँ नहीं, हत्यारन है। अंधविश्वास की बलि अपनी बेटे को चढ़ा दी। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में खड़ी और मुंह बांधे इस महिला को देखिए। इस पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा है। जिस बेटी को इसने अपने कोख में 9 महीने तक पाला, 9 महीने तक रखा और उसी की बलि चढ़ा दी। चलिए आपको विस्तार पूर्वक पूरी बात बताते हैं। दरअसल झारखंड के हजारीबाग में इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मां ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी की बलि दे दी। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस की एसआईटी की टीम ने किया है। पुलिस ने इस जघन अपराध में शामिल मां समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव का है, जहां 24 मार्च 2026 की रात मंगला जुलूस के दौरान 13 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। तभी ये मामले की शुरुआत हुई। परिजन और ग्रामीणों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। साजिश में खुद बच्ची की मां थी शामिल। 24 मार्च 2026 की वो काली रात गांव में जुलूस निकाला जा रहा था। बच्ची अचानक लापता हो गई। बांस की झाड़ियों में मिला शव। घटना से पूरे गांव में सनसनी। तंत्र मंत्र और झाड़ फूक सब खत्म।
अगली सुबह 25 मार्च को गांव के मध्य विद्यालय के पीछे बांस की झाड़ियों में बच्ची के शव मिलने की वजह से हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। मृतका की मां रेशमी देवी के बयान पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस को शुरू से ही घटना संदिग्ध लग रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 26 मार्च को एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका की मां अपने बेटे के शारीरिक और मानसिक परेशानी को लेकर चिंतित थी। इसी दौरान वो गांव की शांति देवी उर्फ भक्तिनी के संपर्क में आई, जो तंत्र मंत्र का दावा करती थी। भगतिनी ने महिला को विश्वास दिलाया कि बेटे की समस्या दूर करने के लिए किसी कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी, इसलिए रामनवमी की अष्टमी तिथि को शुभ बताया गया। योजना के तहत 24 मार्च को रात मंगला जुलूस के दौरान मां अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भक्तिनी के घर ले गई। वहां पूजा पाठ के बाद बच्ची को बांसवाड़ी ले जाया गया, जहां पर आरोपी भीमराम और उसकी मां ने मिलकर उसका गला घोट दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद तंत्र मंत्र के नाम पर शव के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, खून से पूजा की गई। एसआईटी की कार्रवाई में इस पूरे कांड का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने आरोपी मां रेशमी देवी, भीमराम और शांति उर्फ भगतिनी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ने एक बार फिर से समाज में अंधविश्वास की भयावह तस्वीर सामने रख दी है, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर इंसानियत तक को कुर्बान कर दिया गया। ऐसे में ध्यान देना बहुत जरूरी है, किसी के चक्कर में पड़ के तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़े। तंत्र मंत्र के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट। आगे बढ़ते बड़ी खबर, रेपिस्ट बाबा अशोक खरात पर शिकंजा कसा गया है। अशोक खरात से जुड़े 100 खातों को फ्रीज किया गया है। समता पथ संस्था के लेन देन पर गड़बड़ी की आशंका और महिला शोषण के बाद अब आर्थिक गड़बड़ियों में बड़ा खुलासा ये हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अशोक खरात को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। समता पथ संस्था के लेन देन पर गड़बड़ी की आशंका और इसी के साथ ही महिला शोषण के बाद अब आर्थिक गड़बड़ियों में भी बड़ा खुलासा हुआ है। यानी कि एक के बाद एक खुलासे देखिए इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं रेपिस्ट बाबा अशोक खरात के खिलाफ। और सिडनी पुलिस की ओर से अहिल्यानगर के राहता के समता पथ संस्था से जुड़े करीब 100 खातों के लेन देन पर रोक लगा दी गई है। और शुरुआती जांच में साल 2021 से अब तक करीब 60 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं, जिससे पूरे मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि कई खातों में एक ही नॉमिनी का नाम जो है वो शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे जांच हो रही है, कई खुलासे, और इसके बाद जब ये खुलासा हुआ कि एक ही खातों में कई खातों में एक ही नॉमिनी का नाम है, इसके बाद जो शक है वो और गहरा गया। इस एंगल से भी जांच तेज कर दी गई है कि क्या इन खातों का इस्तेमाल किसी संगठित आर्थिक फर्जीवाड़े के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर यूपी के कानपुर से है, जहां किडनी की खरीद फरोख्त और अवैध ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। और पुलिस ने डॉक्टर दंपति समेत 6 आरोपियों को जेल भेजने के बाद अब फरार 4 डॉक्टरों की तलाश भी शुरू कर दी है। सभी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो देश छोड़कर भाग ना सके। किडनी के इस अवैध ट्रांसप्लांट मामले ने यूपी सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट देखिए। किडनी कांड, किडनी रैकेट का बड़ा खुलासा, अल्फा अस्पताल का कानपुर कनेक्शन, 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। यूपी के कानपुर में किडनी की खरीद फरोख्त और अवैध ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने डॉक्टर दंपति समेत 6 आरोपियों को जेल भेजने के बाद अब फरार 4 डॉक्टरों की तलाश शुरू कर दी है। सभी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है ताकि वे देश छोड़कर फरार ना हो सके। किडनी के इस अवैध ट्रांसप्लांट मामले ने यूपी सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि डोनर समस्तीपुर निवासी आयुष कुमार से पूछताछ में खुलासा हुआ कि 9 लाख रुपए में किडनी का सौदा तय हुआ था, लेकिन उसे केवल 3.5 लाख रुपए ही मिले। डोनर आयुष ने बताया कि MBA की फीस की जरूरत के चलते वह किडनी डोनर नाम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा और वहीं से गैंग के संपर्क में आया।
विभिन्न डॉक्टरों और एजेंट शिवम के जरिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट नोएडा भेजी गई। मैं मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल पर मौजूद है, जिसके तार जो है कानपुर जो किडनी रैकेट जो पकड़ा गया है, जिसमें 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है और मेरठ का नाम इस अल्फा हॉस्पिटल का कानपुर से जुड़ा है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आप दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा हॉस्पिटल है और अल्फा हॉस्पिटल का नाम जो है कानपुर में जो रैकेट पकड़ा गया, किडनी रैकेट पकड़ा गया, उससे मेरठ का नाम जुड़ा है। इसमें 3 डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं, जिसमें अमित है और वैभव मुदगल है। और इसी जो अल्फा हॉस्पिटल के मैनेजर है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, कानपुर से वहाँ पर एक गैंग पकड़ा गया है। जी जी लोगों से किडनी लेता था और बहुत मोटे पैसों में बेचता था। अब उसका नाम आपके इस हॉस्पिटल से जुड़ा है। जी, हमें भी कल परसों से सुनाई दे रहा है कि अल्फा अस्पताल का नाम काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी 3-4 जो डॉक्टर अपने हैं वो भी इसमें शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर हमीद हमारे ओनर हैं अस्पताल के, डॉक्टर वैभव हैं। डॉक्टर वैभव हमारे यहाँ ओपीडी करने आते थे, ठीक है, ऑन कॉल पेशेंट भी देखते थे हमारे यहाँ। अभी 2-3 दिन से वो नहीं आ पा रहे हैं और हमारे जो ओनर हैं अमित जी, वो कल से नहीं आए हैं और उनका फ़ोन भी बंद था। डॉक्टर रोहित के निर्देश पर आहूजा अस्पताल में ट्रांसप्लांट की योजना बनाई गई। पुलिस अब कॉल डिटेल और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा कि फरार डॉक्टरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, ताकि वे लोग देश छोड़कर फरार न हो सके। इनकी तलाश में 3 टीमें भी लगा दी गई हैं और जल्द ही फरार डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परसों कानपुर में गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अमित जी, वैभव जी और एक नाम है अफजल। इन तमाम लोगों के जो फ़ोन हैं वो स्विच ऑफ है। और उसके बाद कल जो मेरठ मेडिकल पुलिस है वो भी पहुंची थी। जी, अफ़ज़ाल जी का तो हमारे अस्पताल से कोई लिंक ही नहीं है, ना ही दूर-दूर तक है और ना हमने देखा है अस्पताल में जब से कि खुला है अस्पताल। अफ़ज़ाल जी का हमारे यहाँ कोई लिंक नहीं है। पर हाँ, अमित जी का फ़ोन और डॉक्टर वैभव का फ़ोन कल से बंद आ रहा है। अच्छा, जो ये अफजल जी है, टेलीग्राम पर जो है डील करते थे, जो डोनर होता था, जो खरीदने वाला होता था, और टेलीग्राम के माध्यम से इनके द्वारा बात की जाती थी। और इसको जो है आपके हॉस्पिटल से के डॉक्टर बताए जा रहे हैं। नहीं, डॉक्टर अफ़ज़ाल का तो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर अफ़ज़ाल का हमारे अस्पताल से कोई मैटर नहीं है। और देखो कौन-सा डॉक्टर, देखो डॉक्टर वैभव जो हैं वो डेंटल हैं, ना कि जनरल सर्जन जो सर्जरी कर लें। जी। क्या लगता है कल जो है मेरठ मेडिकल पुलिस भी आपके यहाँ पहुंची थी, क्या पूछताछ की? उन्होंने पूछा कि डॉक्टर वैभव के बारे में पूछा, अफ़ज़ाल के बारे में पूछा और अमित जी के बारे में पूछा। मैंने उनको जो आपको बताया वही मैंने उनको बताया है। अभी जो भी होगा सहयोग वो हम लोग करेंगे, ठीक है? इंसानियत के नाते बिल्कुल सहयोग करेंगे, इसमें चाहे कोई भी सही। क्योंकि जिस तरह से कानपुर में गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद जो डॉक्टर अमित है, डॉक्टर वैभव है, उनके लगातार फोन स्विच है, क्योंकि अमित जी तो इसके ओनर है, मालिक है। हाँ, बिल्कुल अल्फ़ा अस्पताल के वही ओनर हैं इकले, ठीक है? और वैभव जी का तो फ़ोन परसों शाम से ही बंद है और अमित जी का कल से बंद है, ठीक है? इसके बारे में मैंने पूछताछ भी की और कोशिश भी कर रहा हूँ कि संपर्क किसी तरह से अमित जी से हो जाए एक बार, ठीक है? क्योंकि गिरफ्तारी होने के बाद फोन स्विच ऑफ दोनों डॉक्टरों का होना, लगता नहीं कि कहीं संदेह के घेरे में वे लोग हैं। देखो, जो संध्या के घेरे में तो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ जब से, क्योंकि फ़ोन बंद आ रहा है, बट वो लोग सामने आ जाएँगे तो ये जो शक है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी तो अन्यथा कुछ भी, देखो मैं भी ये जानता हूँ कि जब बंद है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर शक होगा। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने अल्फा हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में अस्पताल का नाम सामने आया है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट अमित कुमार, विक्की चौहान, विजय गुप्ता, इनाम, नासिर, परवेज और फरियाद के साथ साथ डेंटल चिकित्सक डॉक्टर वैभव मुदगल का नाम भी शामिल है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि कानपुर में पकड़े गए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में अमित कुमार, डॉक्टर वैभव मुदगल और डॉक्टर अफजल के नाम सामने आए हैं। सीएमओ ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि 3 दिन के भीतर विस्तृत और तथ्यात्मक जवाब दिया जाए, अन्यथा नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आपकी तरफ से नोटिस दिया गया है अल्फा हॉस्पिटल, किस लिए दिया गया, क्या पूरा मामला? हाँ, अल्फा हॉस्पिटल मेरठ में है और हमारे अंडर रजिस्टर्ड है। और कल के पेपर में निकला था कि कानपुर कौन से ज़िले में कुछ किडनी रैकेट का कुछ मामला था, जिसमें कुछ किडनी ज़्यादा पैसे ले दे के कुछ इस तरह का मामला, जिसमें
कई डॉक्टर्स और कई पैरामेडिकल्स का जिक्र आया था, जिसमें मेरठ से भी अल्फा हॉस्पिटल से जुड़ने की बात कही गई थी। तो उस संबंध में हमें संज्ञान में आते ही उसको नोटिस भेजा है। अल्फा हॉस्पिटल के संबंधित मामला है कि उनको वो अपनी 3 दिन के अंदर अपनी आख्या दे कि इसमें उनकी संलिप्तता है या नहीं है, और यदि उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी क्योंकि मामला कानपुर पुलिस के अधीन है, और यदि पुलिस के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत हमें कोई तथ्य सामने आते हैं, प्रकाश में आती है कोई बात, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो किसकी तरफ से इसमें शिकायत की गई? मुझे जानकारी नहीं। अल्फा हॉस्पिटल में जांच के लिए मेडिकल पुलिस बुधवार शाम को पहुंची थी। टीम ने यहां अस्पताल मालिक और मैनेजर का मोबाइल नंबर लिया। एफआईआर में नामजद लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान कानपुर पुलिस भी देर शाम अस्पताल पहुंची और पूछताछ की। दूसरी ओर सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने इस मामले में मेरठ पुलिस से मदद मांगी। पत्राचार करते हुए उन्होंने कहा कि यदि केस के संबंध में कानपुर से कोई जानकारी आती है और मेरठ पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो सीएमओ कार्यालय को भी सूचित किया जाए। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर भी छानबीन शुरू कर दी है। क्या आपकी तरफ से जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस कल आई थी, सहयोग आपकी तरफ से, अस्पताल की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल पूरा सहयोग किया जा रहा है और स्टाफ जो है हमारा वो भी पूरा सहयोग कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह का, जिस तरह का नाम इसका कानपुर के जो रैकेट है उसके साथ जुड़ा है, तो क्या लगता है कि कितना सत्य है, क्या है? देखो, मैं तो इसको अभी तक सत्य मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारे अस्पताल के जो ओनर हैं वो परसों जब हमारी लेट नाइट बात हुई थी, जब प्रेस वाले आए थे, तब उन्होंने मुझसे बोला कि सचिन जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इसमें कहीं से कहीं तक भी हाथ नहीं है और ना मैं जानता हूँ और ना ही वो कभी कानपुर गए। अच्छा, सीएमओ की तरफ से भी आपके हॉस्पिटल को एक नोटिस दिया गया है? कल सीएमओ ऑफिस से मुझे नोटिस आया है, 3:16 पे मेरे पास एक नोटिस आया है। ठीक है, मैं आज उसका जवाब देने भी जाऊँगा सीएमओ पे। ठीक है, उन्होंने कुछ बिंदुओं पे मुझसे जवाब मांगा है, तो मैं आज जाऊँ। अच्छा, मेडिकल पुलिस पहुंची थी, किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है कुछ कागजात या तमाम चीज़ें भी अपने साथ लेके गए? बिल्कुल, टोटल स्टाफ के नंबर लेके गए हैं, टोटल स्टाफ का नाम लेके गए हैं, जो डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके नाम लेके गए हैं जी। अच्छा, जो डीवीआर है या जो कैमरे हैं यहाँ पर, जो है डीवीआर में आपका जो डाटा है कितने दिन का सेव है यहाँ पर? 1 महीने का होता है। क्या पुलिस ने उसे भी अपने कब्जे में लिया? अभी कुछ नहीं लिया है, अस्पताल से कुछ भी कब्जे नहीं लिया है, बस अस्पताल से पुलिस वालों ने 3 कागज हम मुझसे कल सबमिट लिए हैं। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, स्टाफ की लिस्ट, डॉक्टरों की लिस्ट। अच्छा, कानपुर पुलिस ने भी आपसे संपर्क करा या कानपुर पुलिस पहुंची थी? अभी कानपुर पुलिस का किसी से कोई दूर दूर तक भी संपर्क नहीं है। बिल्कुल, ये थे जो अल्फा हॉस्पिटल है उसके मैनेजर थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कानपुर पुलिस है उसने अभी संपर्क नहीं किया। हालांकि जो मेरठ की मेडिकल पुलिस है वो कल यहाँ पहुंची थी, उसके द्वारा पूछताछ की गई थी। तमाम जो स्टाफ है उनके फ़ोन नंबर यहाँ पर लिए गए थे। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। और इधर उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसे जानकर लोग हैरान हो जा रहे हैं। साक्षर, दीपक और देवेश तीनों जिगरी यार थे, हमेशा साथ रहते थे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे और काम आते थे। लेकिन काल का चक्र ऐसा घुमा कि दीपक ने एक ट्रांसजेंडर से इश्क के चलते देवेश संग मिलकर साक्षर की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाग में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया, वहां से वो भाग गए। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट देखिए। एक ट्रांसजेंडर की 2 आशिक, लव ट्रायंगल में कत्ल की वारदात। ट्रांसजेंडर के इश्क में युवक का कत्ल, गड्ढा खोदकर शव को दफनाया। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसे जानकर लोग हैरान हो गए। साक्षर, दीपक और देवेश तीनों जिगरी यार थे, हमेशा साथ रहते और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते। पर कत्ल का कुचक्र देखिए। दीपक ने एक ट्रांसजेंडर से इश्क के चलते देवेश संग मिलकर साक्षर की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद शव को बाग में गड्ढा खोदकर दफना दिया और मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल दीपक और साक्षर एक ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अवंतिका के दीवाने थे। दीपक का अमन के साथ पुराना संबंध था। इस बीच साक्षर भी अमन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। ये बात जब अमन ने प्रेमी दीपक को बताई तो उसे नागवार गुजरा। अमन और दीपक ने साक्षर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने
देवेश के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और साक्षर की गला घोटकर हत्या कर दी। की सर साजिश हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला, कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या क्या बरामद हुआ है? थाना कोतवाली नगर में 31/3/2026 को वादी संजीव कौशिक जो कि देवीपुरा का निवासी है, उसने थाना कोतवाली नगर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र साक्षर कौशिक 30/3/2026 की शाम से ही लापता है और वो देवेश के साथ गया था। देवेश घर पे मौजूद है लेकिन उसके बेटे का कोई हाल पता नहीं है। इस तहरीरी सूचना पे तत्काल जो है सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हिरासत में पूछताछ के दौरान देवेश द्वारा यह बताया गया कि 30/3/2026 की रात को दीपक और शुभम के साथ पहले से योजना बनाकर साक्षर कौशिक को महिंद्रा शोरूम चंदेरू स्थित बगीचे के पास ले गया और वहां पहले से मौजूद दीपक और शुभम ने देवेश के साथ मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शव को पास के ही बगीचे में दफन कर दिया। देवेश की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया। तत्काल उसका पंचायतनामा भरा गया, उसकी पहचान भी की गई और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात इसमें आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए शुभम को भी अरेस्ट किया गया। साजिश के तहत सोमवार की रात करीब 8 बजे देवेश घुमाने के बहाने साक्षर को अपने साथ ले गया। उसे जमकर शराब पिलाई। जब साक्षर नशे में पूरी तरह धुत हो गया तो रात 11 बजे देवेश उसे लेकर सिकंदराबाद कोतवाली के गांव बिलसूरी में बाग में लेकर पहुंचा। वहां दीपक और उसका एक दोस्त शुभम पहले से खड़े थे। वहां सबने मिलकर दारू पार्टी की। इस बीच तीनों ने मिलकर एक पेड़ की टहनी से साक्षर की पिटाई शुरू कर दी। दीपक ने अपनी शर्ट उतारकर साक्षर का गला घोट दिया। इतने में उसका मन नहीं भरा तो उसने जमीन पर पड़ी ईंट उठाकर साक्षर के सिर पर दे मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तमाम तफ्तीश के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि अमन उर्फ अवंतिका जो कि ट्रांसजेंडर है, उसके साथ दीपक और साक्षर कौशिक दोनों के संबंध थे। इस दौरान अमन जो है वो साक्षर कौशिक से पीछा छुड़ाना चाहती थी और फिर उसने दीपक से जो है इस बारे में बात की और फिर दीपक, अमन, शुभम और देवेश चारों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। इसमें शुभम की निशानदेही पर जो साक्षर कौशिक का पर्स है और जो घटना में प्रयुक्त जो शर्ट है जिससे गला घोटा गया वो बरामद किया गया है। इसमें तीनों आरोपियों जो कि देवेश, शुभम और अमन को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। इसमें हत्या के डंडे से इसमें जो है पहले उसको डंडे से पीटा गया। डंडे से पीटने के पश्चात उसका गला घोटा गया और फिर पास पड़े ईंट से जो है उस पर प्रहार किए गए। सर, इसमें जो दीपक साक्षर कौशिक से पीछे क्यों छुड़ाना चाहता था? साक्षर कौशिक से पीछा इसलिए छुड़ाना चाहता था क्योंकि साक्षर कौशिक जो है अमन के साथ जो है वो संबंध रखना चाहता था और वो अमन जो है वो दीपक के साथ जो है वो संबंध रखना चाहते थे, साक्षर कौशिक के साथ नहीं। किस तरह के संबंध, शारीरिक संबंध थे कि दोस्ती के संबंध? ये एक तरह का शारीरिक संबंध ही था। साक्षर को मारने के बाद दीपक समेत सभी आरोपियों ने उसके शव को गड्ढा खोदकर बाग में दबा दिया। जब दीपक, देवेश और शुभम हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे तब अमन उर्फ अवंतिका अपने घर पर मौजूद थी ताकि उसके ऊपर किसी को शक न हो। पुलिस ने अमन, देवेश और शुभम को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी दीपक फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। अब देखना यह है कि कब तक इस फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।